नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आइलर मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीएसआई नेट जेआरएफ के एग्जाम पैटर्न पे चर्चा करने वाले हैं। सेकंड, इसमें किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है एग्जाम में और हम आसानी से कितना वेटेज कलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद आइलर मैथ्स एकेडमी में सीएसआई नेट जेआरएफ के बैच, कौन कौन से बैच रनिंग हैं और कौन कौन से बैच स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम देगा नेट जेआरएफ की, उसे एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, तो उस बच्चे के लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो भी मित्र हैं उसको इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज अपन देखेंगे कि सीएसआई नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी क्या प्लान होना चाहिए और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न में बच्चों देखो, सबसे पहले जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा पूरा पेपर। तो पार्ट ए में बच्चों क्या होता है, पार्ट ए जो है वो हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का रहता है, 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहता है, 40 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का रहता है। और जो पार्ट बी है बच्चों वो 120 मार्क्स का रहता है। पार्ट जो बी है वो टोटल 120 मार्क्स का रहता है और जो पार्ट सी है वो टोटल 285 मार्क्स का रहता है। 285 मार्क्स का रहता है पार्ट सी। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स होते हैं। अब इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और कौन कौन से पार्ट में नेगेटिव मार्किंग रहती है और किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखें, जो पार्ट ए है बच्चों उसमें टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। जो पार्ट ए है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर। इसमें से हमें 15 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इन जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। जो टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से 15 क्वेश्चंस है, वो कोई भी 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पर क्वेश्चन है कितने मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का रहता है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का। तो यानी टोटल जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का रहेगा और इसमें से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी इसमें से आप 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम पेपर। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें पर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये पार्ट एक होता है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स जो हमारे पास बीएससी ग्रेजुएशन, जो बीएससी का पार्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उसका पार्ट, एमएससी का पार्ट इसमें नहीं रहता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम 11th 12th में 9th में जो बेसिक रीजनिंग टाइप का पढ़ते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जो आप अपने जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में बच्चों क्या होता है कि 120 मार्क्स का रहता है टोटल पार्ट। इसमें क्या रहता है कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल इसमें कितने होते हैं, 40 क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमें 25 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें जो पर क्वेश्चन होता है बच्चों, इसमें जो पर क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का रहेगा, इसमें जो पर क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का रहता है। पर क्वेश्चन है वो क्या रहता है, इसमें 3 मार्क्स का रहता है। तो टोटल क्वेश्चन है इसमें 40, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और पर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहता है। तो इसलिए 40 क्वेश्चन है टोटल और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो टोटल ये जो पार्ट बी है वो 120 मार्क्स का रहता है, लेकिन हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो यानी हम इस से 75 मार्क्स है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 75 मार्क्स का पेपर है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी
आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहती है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पार्ट सी की। और पार्ट सी में बच्चों टोटल जो आपके पास पेपर टोटल मार्क्स जो आता है 285 का आता है। पार्ट सी 285 मार्क्स का आता है। यानी कहने का मतलब इस पार्ट में जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है वो बच्चों होते हैं इसमें 60, टोटल इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसमें से हम टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हम 20 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें जो पर क्वेश्चन होता है, यानी पर क्वेश्चन जो इसकी मार्किंग जो रहती है वो रहती है बच्चों 4.75 मार्क्स। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बड़ी बात यह है। और ये मल्टीपल चॉइस होता है, यानी इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। जबकि आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी में सिंगल चॉइस होती है हमेशा। यहाँ पे जो पार्ट सी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम। और जो पर क्वेश्चन है वो 4.75 मार्क्स का रहता है। तो यहां से आप मैक्सिमम 95 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो एग्जाम के अंदर। तो कहने का मतलब 95 मार्क्स का यहां से अटेम्प्ट करके आ सकते हो, 75 मार्क्स का यहां से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, और 30 मार्क्स का यहां से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास हम 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं CSIR नेट JRF में। जिसमें से अब हमारे पास टोटल पेपर कितने का आ गया देखो, 285, 120 और 40। तो ये लगभग हो गया आपका 400 और ये लगभग 285 और ये हो गया 120 मार्क्स का, और यहां से मैक्सिमम 40 मार्क्स का। तो ये 5 4 यानी 445, यानी 445 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है, जिसमें से हमें कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 200 का। और जो मैक्सिमम कट ऑफ आज तक रही है एग्जाम में वो 2016 दिसंबर में रही थी 119 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 120 रहती है। तो कहने का मतलब आपको 445 में से 120 नंबर अगर आप आज तक लेके आए हैं मैक्सिमम, तो उस बच्चे का हर कैटेगरी में JRF हो जाता है, भले वो जनरल हो या किसी अदर कैटेगरी में हो, सब में उसका JRF हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब जिसमें से मान लो बच्चों को रहता है कि सर हमारे स्टैटिक्स आता है, तो स्टैटिक्स 120 मार्क्स का आता है, वो हटा दो, फिर भी इसमें खूब सारा पेपर बच जाता है जो आपके करने लायक होता है। तो इसलिए इस एग्जाम में आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से उसको पढ़ना है। क्योंकि देखो सब कुछ पढ़ने से भी एग्जाम क्लियर हो जाए जरूरी नहीं है। आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा टाइम देना है, वेटेज के अनुसार चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें आप स्किप कर सकते हैं, वो सारी एक आपके पास प्लानिंग होगी तो आप आराम से JRF कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न की। CSIR का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है और कितने मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम 140 या 150 के पास एग्जाम में जो पेपर है अपना वो अटेम्प्ट करके आए, ताकि हम 130 के आसपास आराम से मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि किस पेपर का कितना वेटेज होता है और हम कितना आसानी से वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हम 6 महीने तैयारी करके जाते हैं तो। अब कुछ बच्चे हैं जो फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी जनवरी में JRF निकाल सकते हैं। किस तरीके से वो भी मैं आपको प्लानिंग यहाँ पे शेयर करूंगा कि अगर आप आज कोई फ्रेशर बच्चा भी अगर बैच ज्वाइन करता है तो वो भी बच्चा है वो JRF निकाल सकता है जनवरी लास्ट वीक में जो एग्जाम होने वाला है। तो उसे क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस बात पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम कि किस टॉपिक से कितना वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट से, उस पे आते हैं। देखो पार्ट ए जो होता है इसमें आपको यहाँ पे अलग से कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको आप खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर कर देंगे, अगर आपके पास पर्टिकुलर जो टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आता है वो पोर्शन हम यहाँ पे करवा देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसे इसका कोई सिलेबस नहीं होता है कि आप रीजनिंग खूब पढ़ सकते हो, बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। 7 या 8
क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो, भले ही आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो पार्ट ए के लिए। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप यहाँ जो भी एग्जाम के पहले पीछे वाले एग्जाम्स में जो भी पेपर्स आए हुए हैं उन पेपर्स को आप लगा लें, तब भी आप इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर आओगे जो आपके सही हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट ए है ये भी आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा रोल करता है। इसको कुछ बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं, करते नहीं है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार आप इसको 10-15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम एग्जाम में दें इसको, ताकि वहां से आप 15-20 नंबर हैं वो आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से स्पेशल तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती एग्जाम के लिए। आप पीछे वाले पेपर सोल्व करके चले जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आराम से इसमें 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे और 15 मार्क्स से ज्यादा ही मार्क्स आपके एग्जाम में आसानी से आ सकते हैं। और अगर 15-20 मिनट में अगर आप 15 मार्क्स कलेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस पार्ट ए के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे दी, ये आप खुद तैयार करें। और जो टॉपिक हमें लगेगा कि हर बार रिपीट हो रहे हैं तो वो कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे टीचर द्वारा पढ़वा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में। तो पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहता है उसके बारे में हम आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज रहता है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है रियल एनालिसिस का रहता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा रियल एनालिसिस का रहता है बच्चों एग्जाम में, और ये अराउंड 60 to 65 मार्क्स का रहेगा। इसमें से मैंने टोपोलॉजी नहीं ऐड किया है, उसके अलग से जो भी 10-12 मार्क्स का आता है वो अलग है। आपके पास जो रियल एनालिसिस पढ़ते हो आप, इस ये टोटल है वो 60 से 65 मार्क्स का हर बार आता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें, पहले हम प्योर वाले टॉपिकों की बात कर लेते हैं, या जो हम पढ़ के जाने वाले हैं उन सारे टॉपिकों को एक बार हम लिख लेते हैं। तो रियल एनालिसिस है वो मैक्सिमम इतने मार्क्स का हर बार आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा है वो मार्क्स का रहेगा, इसमें 52 या 55 to 60 मार्क्स वेरी करता है, या कई बार 50 से 55 मार्क्स भी वेरी कर जाता है। तो ये लीनियर अलजेब्रा का ऑन एवरेज ये 55 to 60 मार्क्स का रहेगा, तो ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगभग आप पेपर्स देखेंगे तो मैक्सिमम 31 मार्क्स का लगातार आ रहा है। एक बार 28 मार्क्स का आया हुआ है, बाकी लगातार 31 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इसको एग्जैक्टली 31 मार्क्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी भी आ गया, नंबर थ्योरी भी आ गया और रिंग थ्योरी। तो ये टोटल अपने पास जो रहता है वो 35 to 40 का ऑन एवरेज 35 to 40 मार्क्स का रहता है इसमें, या कई बार ये 40 से 45 मार्क्स भी हो जाता है, तो आप इसको 40 मार्क्स का मान के चल सकते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें ग्रुप थ्योरी भी रहेगा, रिंग थ्योरी भी रहेगा और साथ में नंबर थ्योरी रहता है। ये चारों पार्ट इसमें रहेंगे। तो ये अपन ऑन एवरेज ये मान लेते हैं कि 35 to 40 या 40 मार्क्स का रहता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम अप्लाइड में जो टॉपिक पढ़ के जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम एग्जाम में जो पढ़ के जाते हैं उसके बारे में देखते हैं बच्चों। अप्लाइड में क्या पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ के जाते हैं, ओडी बोलते हैं इसे। उसके बाद ओडी लगभग 20 मार्क्स का रहता है एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हम एग्जाम में पढ़ के जाते हैं और ऑन एवरेज ये 20 मार्क्स का रहता है वहां पे। उसके बाद हम सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन, ये लगभग अभी 3 क्वेश्चन इसके हर बार आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन में लगभग 12 मार्क्स के आसपास रहता है। और इंटीग्रल इक्वेशन है ये भी आपके पास ऑन एवरेज 12 मार्क्स का रहता है फिलहाल, जो अभी एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ बच्चे न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ के जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ में ओआर भी, तो ओआर का क्वेश्चन आता है, वो ग्राफिकल मेथड आता है, वो आप आराम से करके आ सकते हैं वहां पे। तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस भी लिख सकते हैं, 12 मार्क्स के आसपास का वो आता है अगर आप पढ़ के जाते हैं देन। वैसे जरूरत नहीं रहती है एग्जाम में पढ़ के जाने की, है ना। जो और अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं उसको भी अगर आसानी से अप्लाई करके आ जाए वहां पे तो आराम से जेआरएफ हो जाता है। तो
तो इसलिए सब कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो हम देखते हैं कैसे कैसे कितने मार्क्स का हम कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे पास रहता है ऑन एवरेज। देखो एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है, मैंने लगभग बताया कि इतने एग्जाम, इतना वेरिएशन होता रहता है, कई बार कम ज्यादा, थोड़ा 2-4 नंबर इधर उधर होता है, बाकी लगभग हर एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो ये रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रियल एनालिसिस। अब इन सभी टॉपिकों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मार्क्स जिससे आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं वो है लीनियर अलजेब्रा। सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा में आप आसानी से 40 से 45 मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी बुक से आपने स्टडी करी हो या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने स्टडी करी हो। अगर आप लीनियर अलजेब्रा में, आपका वेटेज ये होना चाहिए आपका कि भाई 40 मार्क्स या 45 मार्क्स के आसपास में अटेम्प्ट करके मतलब नंबर लेके आना है। आप इसको पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हो, क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं आता है कि आप उसको नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन होता है जो आपसे हो सकता है कि वहां पे अटेम्प्ट नहीं हो, बाकी लगभग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यहाँ से अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में आप 40 से 45 मार्क्स आप अपना रखना है कि इतने मार्क्स तो मेरे को लेके आने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो बड़ा पेपर जिसमें हम कहते हैं कि 60 to 65 मार्क्स का रहता है, तो यहाँ से जो बच्चों का एवरेज जो रेशियो रहता है कि 25 से या 35 मार्क्स के बीच में अटेम्प्ट, इतने मार्क्स बच्चा सोचता है कि मैं इतने मार्क्स आराम से ला सकता हूं, और लाना भी चाहिए भी, क्योंकि अगर आपके पास 65 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो अगर आप 50% भी उसमें तैयारी करके जा रहे हैं या उससे कम भी 40% भी, तब भी आप 25 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। यहां मैं जो वेटेज बता रहा हूं लीनियर अलजेब्रा में, ऑन एवरेज मान लो 70% आप अटेम्प्ट अगर कर देते हैं सही तरीके से तो इतने मार्क्स आराम से ले आएंगे आप। फिर भी आप 30% यहाँ छोड़ रहे हैं। यहाँ भी आप 25 मिनिमम की बात करूं तो आप 40% के आसपास अटेम्प्ट अगर करके आ जाते हैं, आप जितना भी आप नॉलेज रखते हैं उसमें से इतना भी अगर आप डिलीवर करके आ जाते हैं तो 25 से 35 के बीच में मार्क्स आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है रियल एनालिसिस का वेटेज जो आप आराम से आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा का रहता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 20 मार्क्स या मैं कहूं 15 से 20 मार्क्स हर बच्चा ले आता है। अगर उसने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है तो 15 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में वो आराम से इतने मार्क्स आराम से इसमें से लेके आ सकता है, यानी 50% पेपर ही आराम से अटेम्प्ट करके आ सकता है, यानी सही अटेम्प्ट करके आ सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा है वो, उसमें जो मैटर है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी और नंबर थ्योरी तीनों मिला के ये 40 या 45 मार्क्स के आसपास रहता है, या 35 जो भी है। तो हम इसको 40 से 45 कर लेते हैं, लगभग ये एवरेज रहता है इसका। जिसमें से देखो अभी है वो ग्रुप थ्योरी कम मार्क्स का दे रहे हैं, और जो रिंग थ्योरी है वो ज्यादा मार्क्स का दिया जा रहा है, और नंबर थ्योरी का भी अच्छा वेटेज रख रहे हैं। ये जो नंबर थ्योरी है उसका भी अच्छा वेटेज रख रहे हैं। तो देखो ग्रुप थ्योरी में से अब जो ऑन एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां से इन तीनों को मिला के, और रिंग थ्योरी में 20 या 25 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, और नंबर थ्योरी में 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 7.75 मार्क्स का ये लगभग रहता है। कभी देखो यहाँ से एक ज्यादा हो जाएगा तो ग्रुप थ्योरी से कम हो जाएगा, तो लगभग जो अभी रेशियो यही चल रहा है 20 का यहाँ से, और ये 15 के आसपास का ये ग्रुप थ्योरी आता है एग्जाम के अंदर, लगभग मैंने बताया। तो अब इसमें आपके पास ग्रुप थ्योरी के अंदर, लेकिन देखो अगर ग्रुप पेपर छोड़ना कोई भी नहीं है, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपको कोई भी पेपर है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आपने क्लास नहीं ली हो। क्लास सभी पेपर्स की लेनी है, क्योंकि देखो अगर आप ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर लीनियर अलजेब्रा में आपको दिक्कत आएगी और रिंग थ्योरी में आपको दिक्कत आएगी। तो पढ़ना सारा है, लेकिन एग्जाम के लिए आप कौन सी चीजें ज्यादा तैयार करें, ज्यादा टाइम दें, वो आप डिसाइड करो वेटेज के अनुसार, और कितने मार्क्स का कहाँ पे वेटेज रहता है वो चीजें देखनी होती हैं। तो फर्स्ट टाइम तो आप लीनियर अलजेब्रा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। उसके बाद जो अपन वेटेज की बात करें और जो कंटेंट की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसको आप आसानी से करके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और बहुत कम इसका कंटेंट रहता है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं रहता है। कंटेंट में सबसे ज्यादा मॉडर्न अलजेब्रा में और रियल एनालिसिस में रहता है।
जैसे रियल एनालिसिस में आपके पास खूब सारे टॉपिक हैं, वहाँ पे सब सिलेबस भी बड़ा है उसका, लेकिन उसमें जो मार्क्स जो आते हैं बच्चों के वो लगभग 25 से 35 के बीच में ही मार्क्स लेके आ पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अपन ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ये बात करी कि यहाँ से अगर आप 50% भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो 20 मार्क्स में आपके अटेम्प्ट करके आराम से आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं तो 20 मार्क्स आप यहाँ से आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 50% यहाँ का वेटेज माना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओडी। ओडी में देखो 2 क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें जो आपसे हो सकता है अटेम्प्ट नहीं हो, क्योंकि यूनिकनेस एग्जिस्टेंस में वहां पे वो रियल एनालिसिस ऐड करके इस क्वेश्चन को टफ बना देता है, तो हो सकता है वो अपन अटेम्प्ट ना कर पाए वहां पे, लेकिन फिर भी आप यहाँ से 10 नंबर है वो आसानी से ला सकते हैं। 10 नंबर आप यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी आप 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर 10 नहीं ला पा रहे तो 4.75 एक बड़ा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, छोटा यानी 7.75 मार्क्स का यहाँ से आराम से ला सकते हैं, और इतना आप यहाँ से भी ला सकते हैं। कोई ज्यादा मैटर नहीं है, इनमें भी बहुत कम मैटर है, उसमें आप 7.75 मार्क्स दोनों से और इससे भी 7.75 मार्क्स वो तो आसानी से आप ला सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 10 नंबर इसमें 10 नंबर इसमें आप ला सकते हैं। और यहाँ की हम बात करें तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है वो सबका सही होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी पढ़ के जाओ। और मैं तो कहता हूँ 2-3 में से 2 क्वेश्चन हर बार हो जाते हैं, लेकिन अपन एक क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ से। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो इतना कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप गेट का पेपर देते हैं देन आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ें डिटेल से, वहां पे इसका वेटेज अच्छा है। क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाता है, लेकिन फिर इतना कुछ अपन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे। अब होने को तो देखो वहां पे टोपोलॉजी भी आता है, मैकेनिक्स भी आता है, और अपन स्टैटिक्स भी आता है, तो करने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। देन हमें उस पर नहीं जाना है, हम कितना कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। टीचर कितना पढ़ा सकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने उससे कितना सीखा और आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे से कि मैंने कुछ पढ़ाया, मैं खूब अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे हैं साथ में, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो आपके क्या काम आया? कुछ काम नहीं आना। मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने अच्छा पढ़ाया, आपने लिख लिया, जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक ये मान लो मैंने नहीं पढ़ाया। वो पढ़ाना नहीं पढ़ाना आपके लिए बराबर है, भले मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूं। तो ये ध्यान रखें कि आपने कितना सब्जेक्ट सीखा है। हमेशा जब भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में काम करें या ज्वाइन करें, तो आप ये सोचो कि आपने यहाँ से कितना सीखा है, आप कितना एग्जाम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं किस सब्जेक्ट से, ये इंपॉर्टेंट है। ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने कितना अच्छा पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है। तो जितना सीखोगे, खुद अटेम्प्ट करोगे, वो ज्यादा सही है। टीचर जो होता है वो गाइडेंस के लिए होता है, और आपको इतना सफिशिएंट मैटर आपके सामने प्रोवाइड करवाए जितना आपको एग्जाम के लिए है, देन आपसे प्रैक्टिस करवाएं, वो ज्यादा बेस्ट मानता हूं मैं तो इस वे में जो देखता हूं। ना कि 6 महीने में आपको खूब सारा लिखवाया जाए और मोटिवेट किया जाए कि भाई लिखते रहो, फिर 6 महीने बाद एग्जाम आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने दिल्ली में काम किया तो वहां मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि वहां जो बच्चा जाता है उसका मोटिव होता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना। अगर आप वहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते हैं, देन आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको और आगे अच्छे ऑप्शन आते हैं, आप वहां पे अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया एग्जाम, भले आप कितना भी नॉलेज लेके बैठे रहो, उसकी इस दुनिया में कोई कदर करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो मोटिव होना चाहिए कि हमें कितना आने लग गया है, हम कितना अपने खुद से करने लग गए हैं, इस चीज पे हमेशा ध्यान दो, ठीक है। और हमारे पास जो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मार्क्स का जो टॉपिक है वो लीनियर अलजेब्रा है। उसके बाद मैं आपको प्रीफर करूंगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन आप रियल एनालिसिस पढ़ें, और देन मॉडर्न अलजेब्रा। छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। हो सकता है जैसे मान लो अगर हम बात करें रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस अगर आपको बड़ा पार्ट लगता है तो आप इसमें से कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं। जो आपसे बन पा रहा है वो करें, बाकी नहीं बन पा रहा है उसको स्किप कर दें, क्योंकि सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मार्क्स जोड़ो।
इसके मिनिमम मार्क्स जोड़ लो सबके, 25, यहाँ पे 40 और यहाँ पे मैंने 15 ऐड कर लिए। वहां पे मान लो मैं 15 ही कर रहा हूँ, आप 20 करके आते हैं, लेकिन मैं 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने का आपसे उम्मीद रखता हूँ। मान लो यहाँ से 10 मार्क्स, यहाँ से 10 मार्क्स, और ये दोनों मिला के मैंने टोटल 10 मार्क्स ये लिख लिए, ठीक है। और जो आपके पास ए पार्ट है उसमें से आप 15 मार्क्स का आराम से कर सकते हैं। ये मिनिमम मार्क्स हैं जो आप आराम से ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितने बने, अगर हम इनको ऐड करें तो ये हो गया 140 के आसपास हो गया आई थिंक। एक बार ऐड कर ले, गलती नहीं हो गई। 0, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ, तो 140 का फिर भी आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई बड़ा मार्जिन नहीं लिखा है किसी भी पेपर से, लेकिन अगर आप इतना भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपके पास 140 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और मैंने बताया अभी आपको कि 120 मार्क्स से ज्यादा आज तक मेरिट नहीं गई है किसी भी कैटेगरी की, देखे बात करें हम, ठीक है। तो इसलिए ये आपको, ये जब तक नहीं सीखोगे तब तक एग्जाम पास नहीं हो पाएगा। इस चीज से नहीं होगा कि मैंने आपको खूब कॉपियां भरवाई हैं, खूब लिखवाया है, सब कुछ लिखवाया है, उससे एग्जाम पास नहीं होता है, ठीक है। वो एक टीचर का नॉलेज इंक्रीज होता है, वो अपना काम करता रहता है, आपका काम उससे नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीटें खुद सॉल्व नहीं करोगे, खुद तब तक नहीं करोगे, तब तक आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो था कि किस सब्जेक्ट से आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। अब आइलर मैथ्स एकेडमी का पढ़ाने का जो पैटर्न रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम किस तरीके से, जो भी हमारे पास बच्चा आएगा हम पे ट्रस्ट करके, उसके पास 6 महीने में हम क्या क्या उसको प्रोवाइड करवाएंगे और किस तरीके से उसको सिलेबस करवाया जाएगा और क्या क्या उसको कंटेंट दिया जाएगा, वो सारी चीजें। जैसे मान लो हम 1 तारीख से 1 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर बैच, जो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन उसकी फीस जो रहेगी वो 25,000 यानी 25,000 रहेगी, और ऑनलाइन जो बच्चा ज्वाइन करता है उसकी जो फीस रहेगी वो 15,000 रहेगी। बहुत मिनिमम फीस रखी है। और फीस से नहीं, आप डेमो लें पहले, जब आपको लगे कि भाई आपने ज्वाइन किया, सही जगह ज्वाइन कर रहे हैं, देन आप सेटिस्फाई रहते हैं, देन आप ज्वाइन करो। आपके पास फीस रहेगी 25,000 ऑफलाइन के लिए और 15,000 ऑनलाइन के लिए, ठीक है। अब जो सबसे पहले हम 1 दिसंबर को जो रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आपकी पर डे जो क्लास होगी वो 4 आवर की क्लास रहेगी, यानी एक क्लास है वो 2 आवर्स की होगी, तो टोटल आपको 4 घंटे की क्लास मिलेगी पर डे। और वीक में 6 डेज क्लास रहेगी, एक दिन का ऑफ रहेगा, वो संडे हो सकता है या किसी भी दिन आपका ऑफ रहेगा, लेकिन मैक्सिमम संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। 4 डे आपके 4 घंटे की क्लास रहेगी डेली। उसमें से 2 टॉपिक आपके स्टार्ट होंगे शुरुआत में, एक तो लीनियर अलजेब्रा और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक तरफ प्योर चलेगा, एक तरफ अप्लाइड पार्ट चलता रहेगा। और लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने का मोटिव है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है एग्जाम में। और फिर अप्लाइड पार्ट भी, जैसे कुछ बच्चों का अप्लाइड में इंटरेस्ट रहता है, तो इसलिए साथ में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया जाएगा। 5 डेज का फ्री डेमो क्लासेज हैं, आप उसको ऐप पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब आप सेटिस्फाई हों देन आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ठीक है। फिर फर्स्ट डे आपको लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुकलेट मिल जाएगी, यानी कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे आपको। जिस भी एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो सारे उसमें मिलेंगे। देन आप क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं, नेट जेआरएफ के सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, आईआईटी जेम, गेट, एनबीएचएम, टिफर, सीएमआई, इन सारी एग्जाम्स के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। जैसे मान लो हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो पहले वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग सेट, तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके साथ में वहां पे असाइनमेंट रहेंगे। 25 या 20 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट रहता है, तो वो जितने भी असाइनमेंट बनेंगे इस हिसाब से आपके टॉपिक वाइज असाइनमेंट उसमें रहेंगे, वो आपको पहले दिन ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा में मैंने लिख भी रखा है, वहां पे आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं
वो 800 से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के हैं जो आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट रहेंगे आपका हर वीक में। सैटरडे को, अगर संडे को ऑफ रहता है तो यानी सैटरडे को आपका हर वीक में टेस्ट रहेगा। उस दिन आपको हो सकता है 6 घंटे रुकना पड़े, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो उन 2 क्लास के बाद होगा। ठीक है, तो उस दिन आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, और ऑनलाइन देना चाहें तो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका जो मंडे को उस टेस्ट का डिस्कशन रहेगा, तो वो भी आपके जो थ्योरी लेक्चर हैं उनके अलावा जो 2 घंटे और वो आपको रुकना पड़ेगा। तो टेस्ट वाला दिन आपको 6 घंटे की क्लास लेनी होगी, और उससे अगले दिन अगर आप डिस्कशन करते हैं उस टेस्ट को तो फिर आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपकी 4 डेज क्लासेस रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और सिलेबस आपका आराम से, जो भी एग्जाम्स होती है उससे महीने भर पहले आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी साथ में स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी शुरुआत में जब अपन टेस्ट सीरीज चलाएंगे उसमें क्या होगा कि जो भी आपके वीकली टेस्ट होंगे वो चलेंगे। जैसे ही कोई सब्जेक्ट जैसे मान लो आधा हो जाता है तो इसका फुल टेस्ट ले लेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर फुल टेस्ट ले लेंगे, तो फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएंगे। देन फिर एक टेस्ट सीरीज चलेगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे और उसमें एग्जाम पैटर्न पे भी टेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ाने का मेथड रहेगा आपके पास। अब मान लो कोई बच्चा है जो जनवरी वाला फ्रेशर बच्चा है, वो इस बैच को ज्वाइन करता है, तो उस बच्चे की भी प्रायोरिटी रहती है कि वो जनवरी वाला एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जब तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिए जाएंगे। तो लीनियर अलजेब्रा में आप ज्यादा नहीं तो मैं कहूँ 40 मार्क्स आराम से वहां लेके आ जाओगे, इतना कंटेंट आपको सफिशिएंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 40 मार्क्स अगर आप यहाँ से ले आते हो, और जब तक आपका अप्लाइड जो पार्ट है ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल, हम कोशिश करेंगे कि ये चारों टॉपिक तब तक आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक भी अगर आप ये इतना भी अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता है यहाँ से आप 40 मार्क्स अगर लेके आते हैं, एक ही टॉपिक है, इस पे आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो, और साथ में अप्लाइड है उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 40 मार्क्स और यहाँ से 10 मार्क्स और ये मैं टोटल मान लेता हूँ 10 मार्क्स, तो 30 मार्क्स ही हो गए। तो 70 मार्क्स आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, और 20 मार्क्स आप लेके आ सकते हो कहाँ से? जो ए पार्ट मैंने बताया उस पर आप मेहनत कर लो, ए पार्ट से लेके आ सकते हो। तो 90 मार्क्स का पेपर तो आप अभी भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इन जो आपके 1.5 महीना या 1 महीना 20 दिन जो बचा है, अगर आप उसमें इतना पढ़ लेते हैं तो आप इतना आराम से वहां पे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और बाकी आपने इतने बीएससी भी किया, आपने एमएससी किया है, तो अगर इतना आपके पास नॉलेज है तो 10-15 नंबर आप वैसे भी, ये नहीं है कि भाई रियल एनालिसिस में आपको कुछ नहीं आता है, आप उससे भी 1-2 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी। ऐसे ही आप मॉडर्न अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो उसमें भी आप इतना अटेम्प्ट आराम से करके आ सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स में भी आपने बीएससी में पढ़ा है तो आप वहां से 1-आधा क्वेश्चन तो आराम से करके आ जाएंगे। तो यानी 10-15 मार्क्स आप ऐसे फिर भी आप बिना नॉलेज के भी ला सकते हो वहां पे। ठीक है, और ये मैंने मिनिमम मार्क्स बताए, तो 100 के आसपास फिर भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप जनवरी वाला बैच में जनवरी वाला एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आप 1 दिसंबर से ज्वाइन करते हैं तो इतना फिर भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और बाद में ये जो 1 दिसंबर से बैच चल रहा है, ये जून 2022 तक का इसमें वैलिडिटी रहेगी, यानी उस बैच के लिए आपको ये इसका सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर रिवीजन क्लासेस भी रख देंगे, क्योंकि इसमें 1 मंथ है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मानते हैं हमारे अकॉर्डिंग, उनका आपको रिवीजन भी उसमें करवा दिया जाएगा। और जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है उसमें अगर कोई भी कमिटमेंट हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे अपनी फीस वापस ले जा सकते हैं। ठीक है, जो जितना बोला है वो आपके सामने वहां रहेगा, और जो टॉपिक स्टार्ट होंगे उसमें फर्स्ट दिन ही आपको सारे असाइनमेंट दे दिए जाएंगे और कंटेंट दे दिया जाएगा, जिसमें अपन शॉर्ट नोट्स जो हैं उस टाइप से थ्योरी लिखी होगी, जो आपको खुद को मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, आप उससे रिवीजन चला सकते हैं अपना साथ साथ में। फिर कैसे पढ़ना होगा वो सारी चीजें अपन जैसे जैसे रनिंग में बैच आ जाएगा साथ में डिस्कस करते रहेंगे। और आप यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपने एक साथ में, इसी में सुविधा ये रहेगी आपके पास में, क्योंकि देखो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा बैचेज नहीं है कि हम सारे दिन उसमें बिजी रहते हैं, तो हम जो ये आपके पास 4 घंटे की क्लासेज रहेगी, आप उसके बाद इंस्टीट्यूट में बैठ के
अब जो भी आपको पर डे पढ़ाया जाता है उसको आप वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट आते हैं, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, आप उससे खुद से जाके डिस्कस कर सकते हैं। अदर फैकल्टी की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो पढ़ाएगा वो यहाँ आपके सामने अवेलेबल रहेगा। आप अपने डाउट्स उस बंदे से जाके खुद से डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि अपन घर जाके फिर पढ़ेंगे, फिर डाउट आएंगे, फिर परेशान रहेंगे। तो आप यहाँ बैठ के पढ़ के अपना कंप्लीटली करके जा सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सॉल्यूशन बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर से एक डिस्कस करें साथ में बैठ के, वो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि सॉल्यूशन बुक से अगर भला होता तो अब तक सबकी जीआरएफ हो जाती है ना। तो वो तो मैं मानता हूं कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो आदतें खराब करने के लिए दी जाती हैं, कि वो जब भी आप कोई भी पेपर लेके बैठते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप तुरंत उसमें देखने की सोचते हो, वो सही चीज नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद परेशान नहीं रहोगे उस क्वेश्चन को लेके, तब तक आप उसमें कुछ नहीं सीख पाओगे। क्योंकि देखो सॉल्यूशन बुक मार्केट में खूब घूमती हैं, वो अगर आपने खरीद लिया ना तो ये मान लो अपने पहले ही अपना दुश्मन साथ में बैठा लिया है। एग्जाम हो जाती है, आप क्वालिफाई कर लो, देन वो बुक यहीं रहने वाली है, बाद में भी खरीद सकते हो, कहीं नहीं जाने वाली है। तो मेरा मानना यह है कि सॉल्यूशन बुक पे कभी भी ध्यान नहीं दें। आपने जिस कोचिंग को ज्वाइन किया है, भले वो XYZ कोई भी कोचिंग हो, उसमें जो आपके सामने आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, आप उनसे डाउट लें और उनके साथ चीजें डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ डाउट फैकल्टी का कुछ भी रोल नहीं रहेगा। केवल जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं से आप सारे डाउट सामने यहाँ पे बैठ के डिस्कस करोगे, वो आपको एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। ये हमने जो कमिटमेंट किया है, इसमें कोई भी अगर आपको लगे कि ये सर पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप, मैंने बोला, आप अपनी फीस वापस ले जा सकते हैं। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि भी आपको यहाँ ज्वाइन करना ही है। ठीक है, आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ अलग लगे, देन आप ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो बैच चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। अब कुछ बच्चे जो मान लो कहीं पहले पढ़ रहे हैं, वो जनवरी वाला, जो जनवरी लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि अगर आपके कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट वीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप ग्रुप बना के मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। आप लोगों को अलग से उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लो लीनियर अलजेब्रा किसी को पढ़ना है, तो वो केवल लीनियर अलजेब्रा भी मेरे से पढ़ सकता है। कोई मिनिमम चार्ज रहेगा उसका, कोई ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे, वो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं। तो केवल आपको कोई सब्जेक्ट अलग से पढ़ना है तो भी आपके पास ऑप्शन है। उन बच्चों के लिए हम इतना आराम से उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा उसने, उसमें दिक्कत आ रही है, या रिंग थ्योरी पढ़ा उसमें उसको नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर बच्चा उन चीजों में जनवरी वाले के लिए तैयारी कर रहा है और उससे नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल आइलर मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आप कोई भी सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट करना चाहें तो भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आप कर सकते हैं। ठीक है बाकी टेस्ट सीरीज मैंने बताया कि जो बैच चलेगा उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज रहेगी। बाकी जो एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट हो जाते हैं जो एग्जाम पैटर्न पे होते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये ध्यान रहे, क्योंकि देखो पढ़ना पढ़ाना ये हर इंस्टीट्यूट में होता है, लेकिन जो डाउट्स हैं वो जो पढ़ा रहा है बंदा वो खुद ले, वो बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी चीजें मैंने कैसे पढ़ाई हैं कैसे नहीं पढ़ाई हैं वो मैं ही जानता हूँ, कहाँ मैंने कौन सी चीज आपको कैसे बताई। अगर आप मेरे से डिस्कस करते हैं देन आप आसानी से वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और नया इंस्टीट्यूट है, हमारे पास मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाम से बच्चे आते हैं, वो जब आते हैं जब वो इंस्टीट्यूट पुराना हो जाता है, वहाँ कितनी केयरिंग होती है वो जब आप जाते हो आपको पता चल जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि सर नहीं नाम है वहाँ जाएंगे, तो वो देखो आप सबके पास ऑप्शन है जहाँ जिसको जाना है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी एक नया इंस्टीट्यूट होता है उसके पास मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो एक बार आप 5 डेज का जो डेमो है वो जरूर लें, ज्वाइन करें या नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन 5 डेज आपके फ्री क्लासेज रहेंगी, वो आप ज्वाइन करने जरूर आएँ, और जो आइलर मैथ्स एकेडमी का प्लान है वो जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो सभी का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।